जिसका डर था बहनों भाइयों, वही परिस्थितियां हमारे समक्ष अब विद्यमान हैं। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से भारत में अपने डैने फैला रहा है और हम बेबसी से इस वायरस का कहर देखने, झेलने और महसूस करने के लिए मजबूर हैं। ये वायरस अब भारत में अपने पीक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पीक क्या होगा ये किसी को नहीं पता। पीक का अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। पीक का मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन अब हम पीक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि जुलाई और अगस्त का महीना भारत के लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी, डर भी लगेगा कि भारत में प्रतिदिन लगभग 30,000 नए केसेस ऐड हो रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। वो भी तब जब हमारी जांचें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में। सीमित जांचों के बावजूद भारत में 30,000 मरीजों का प्रतिदिन मिलना ये बहुत ही डरावना है। अब तक पूरे देश भर में 24,500 लोग मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा नहीं है, ये 24,500 लोग जो मारे गए हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी की पति है, किसी का पत्नी है, किसी की माँ है, हर कोई है इसमें। ये कोई डेटा नहीं है। जिसके परिवार में कोरोना हुआ है उसकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है, उनका पूरा जीवन बिखर चुका है। हम आप जब लापरवाही करते हैं तो ये एहसास भी नहीं करते हैं कि दरअसल इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। कोरोना वायरस पॉजिटिव पीड़ित व्यक्ति सिर्फ अकेला इस परेशानी को नहीं झेलता, उसके संपर्क में आए सभी लोग इस समस्या के शिकार होते हैं, इस वायरस के शिकार होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,000 पार कर गई है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 1,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते मारे जा चुके हैं। यह ऑफिशियल डेटा है। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि कोरोना वायरस हमारे आसपास नहीं है, हमें लापरवाही करनी चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी, आप डर भी सकते हैं। लखनऊ जो हमारी राजधानी है, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में बेड की समस्या उत्पन्न हो गई है। किसको कहाँ भर्ती किया जाए, इसको लेकर तमाम कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं, अस्पतालों में ज़्यादा संसाधन नहीं है। जो भर्ती हैं वो ठीक नहीं हो रहे, जो ठीक हो गए हैं उनकी जगह पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं। लखनऊ में तकरीबन 200 लोग रोजाना मिल रहे हैं। अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव घोषित हो जा रहा है तो उसको एम्बुलेंस ले जाने के लिए और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में 2-2, 3-3 दिन लग जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में एडमिट होना तो बॉर्डर पार करना है, 6 घंटे 7 घंटे एम्बुलेंस में पड़े रहना पड़ता है। उसके बाद किस हॉस्पिटल में प्रशासन भेजेगा, ये उसका अपना मैनेजमेंट है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, अस्पताल में जगह कम पड़ गई है। आपको हर सामान्य अस्पताल कोविड अस्पताल नहीं हो सकता है। कोविड हॉस्पिटल, कोविड वार्ड ही अलग होगा। ये राजधानी लखनऊ में हालात हैं, तो आप कल्पना करें कि अगर ये फैला तो आगे क्या होगा। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि कोरोना वायरस को लेकर जो हैंडलिंग भारत में हुई है, इसको लेकर कोई बहुत गंभीरता का प्रदर्शन हमारी सरकारों ने और हमने स्वयं ने नहीं किया। हम सब कसूरवार इसके भी हैं। अब जब ये वायरस तांडव मचा रहा है, अब जब ये वायरस लगातार हमारे नज़दीक के लोगों में फैल रहा है, आप अपने आसपास के मोहल्लों में देख लीजिए। अप्रैल में क्या हालात थे, मई में क्या हालात थे, और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आज क्या हालात हैं। अपने आसपास के मोहल्लों, अपने आसपास के एरिया, अपने आसपास के वार्ड और अपने शहरों पर नज़र डाल लीजिए बहनों भाइयों, आप खुद दहल जाएंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इस वायरस का कोई इलाज नहीं अब तक विकसित हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं है। 1.5 लाख अमरीकी मारे जा चुके हैं। वो अमेरिका जो अपने एक नागरिक की मौत पर दुनिया के देश, दूसरे कई देश तबाह कर देता है, उसके अपने देश में 1.5 लाख लोग मारे गए और कुछ नहीं कर पा रहा। हम आप कहाँ ठहरते हैं? आप में से बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि आप रात में 8 बजे हमें डराने आते हैं। नो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको डराऊं। मैं आपको एक जागरूक नागरिक बनाना चाहता हूं ताकि आपको पता हो कि यह वायरस कितना खतरनाक है, यह वायरस कितना ताकतवर है और यह वायरस कितना जानलेवा है।
दुनिया में कोई भी वायरस, कोई सर्दी, खांसी और फ्लू का, वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान नहीं लेता। अब तक तकरीबन जो रिपोर्ट है 5,85,000 लोगों की मौत दुनिया भर में हो चुकी है। भारत दुनिया के तीसरे सर्वाधिक प्रभावित देशों में है और अगले 3 दिन के अंदर आप 10 लाख हो जाएंगे केसेस, 10 लाख। एक और बात कही जाती है कि 60% लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 60% लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये 40% लोग क्या किसी दूसरे देश के हैं? ये भी तो हमारे ही लोग हैं ना। ये कैसे ठीक हों? पहले 100 में जांचें होती थी तो 2 केसेस 3 केसेस मिलते थे, अब 100 जांचें होती हैं तो 8 से 9 केसेस मिल रहे हैं। आप फर्क समझिए, ट्रांसमिशन कितनी तेजी से हो रहा है ये महसूस करिए। और वो भी तब अगर जब रैंडम सैंपलिंग में चले गए हम, तो हालात क्या होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कोई मैं दहशत नहीं फैला रहा हूं, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। सरकारों ने भले ही सब कुछ खोल दिया हो बहनों भाइयों, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपके लिए कुछ नहीं खुला। अब आपसे कोई नहीं कहता कि मास्क पहनो, अब आपसे कोई क्यों नहीं कहता कि हाथ धुलो, अब आपसे सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कोई क्यों नहीं करता। सरकारी दफ्तर क्यों खोल दिए गए हैं, प्राइवेट दफ्तर, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, स्ट्रीट, बाजार क्यों खोल दिए गए हैं, किसी के पास जवाब नहीं। अब जब आपको एक कठिन लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, आपने सब ओपन कर दिया है। हालात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते मेरे प्यारे देशवासियों की क्या स्थिति होने जा रही है हमारी आपकी। ये डर नहीं है, जागरूकता ही आपको बचा सकती है। मास्क आपको बचा सकता है, घर में रहना आपको बचा सकता है। फिर अगला सवाल आता है कि हम घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो 2 समय की जगह भाई साहब 1 समय खा लीजिए, जिंदगी से बड़ी कोई चीज तो है नहीं। पहले आप ही को कहा गया था कि जान है तो जहान है, आपने कहा यस। फिर कहा गया कि जान भी जहान भी, आपने कहा यस। तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि सिर्फ जहान, आपकी जान आपने संभालनी है, आपने बचानी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जान कीमती है, आपको और जीना चाहिए, समाज में और योगदान देना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर इस वायरस से डरिए। ये मेरी सलाह है आपको। भाई साहब 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। कितना? 7 महीने से। और अभी भी WHO कह रहा है कि अभी वर्स्ट आना बाकी है। क्या आना बाकी है? अभी वर्स्ट आना बाकी, यानी अभी हम खतरनाक मोड़ पर पहुंचना बाकी है। अभी हमें भयानक विपत्ति जो सर्वाधिक बड़ी होने वाली है वो अभी नहीं आई है। बात लंबी इसलिए नहीं खींच रहा हूं कि मुझे ये सब डर फैलाना है, ये बताना है कि आप खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। सरकारों की अपनी परेशानियां हो सकती हैं, इंडस्ट्री की अपनी परेशानियां हो सकती हैं, कारपोरेट की अपनी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि विवेक, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। हम तभी क्यों डरते हैं जब सरकार कहती है अरे भाई डर जाओ, कोरोना वायरस आपकी पीढ़ियां खराब कर देगा, आप इतने साल पीछे चले जाओगे। आप डर जाते हैं, आप घर में दुबक जाते हैं। फिर कहा जाता है नहीं नहीं चिंता, कोई बात नहीं, कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। आप जीना भी सीख लेते हैं। पर हमें तो समझने की आवश्यकता है कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है। मैं बार बार ब्राजील का उदाहरण क्यों देता हूं आपको? वहां के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया, 2 स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे के भाग गए, तीसरा काम पे नहीं आ रहा है, चौथे की तलाश चल रही है। हालत बहुत खराब है वहां पे। और आपके यहां वर्टिकल यूं बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, यूं फ्लैट। फ्लैट होने की पोजीशन ही नहीं आ रही कि आपका ग्राफ ऐसे जाए, यूं चढ़ रहा है, मोर देन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30,000 28,000 केसेस पर डे। आपको अंदाजा है कि आप कितनी भारी मुसीबत में हैं? आपके लिए कोरोना कोई मनोरंजन का विषय वस्तु हो सकता है, मजाक का विषय वस्तु हो सकता है, पर यह जानलेवा है, अदृश्य शक्ति है, आप इससे लड़ नहीं सकते हैं। अमेरिका नहीं लड़ पाया, घुटनों बैठ गया, सेकंड वेव उनके यहां आ गई। न्यूयॉर्क बचा तो फ्लोरिडा फंस गया। जरा अमेरिका के वेबसाइट्स या चैनल्स खोल कर देखिए, डर जाएंगे आप वहां के हालात देख के। जबकि दुनिया का बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके यहाँ तो निमोनिया का इलाज नहीं हो सकता ठीक से। तो समझिए कि हालात क्या हैं। कोई डराने का विषय नहीं है ये। अगर आप घर पे रहेंगे निश्चित बचेंगे। इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। कोई कहता है तो झूठ बोल रहा है आपसे। आप अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं से बचेंगे, आप मास्क लगाने से बचेंगे, आप घर पे रहने से बचेंगे, आप हाथ धुलने से बचेंगे। ये आवश्यकता है।
और यही बात अब आपको नहीं कही बताई जाती। तो आप समझिए कि ये बात आपसे क्यों नहीं कही जा रही है। सोचने की आवश्यकता है। रात में कर्फ्यू लगा दिया जाता, क्यों लगा दिया जाता किसी को नहीं पता। तो ये सब बताने के पीछे मकसद ये है कि दुनिया में हालात खतरनाक हैं, भारत में स्थितियां बहुत खराब हो रही हैं, आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत भारी है और हमें कोरोना के प्रति अपनी जागरूकता को कम नहीं होने देना है, इसमें खड़े रहना है। ये बहुत मुसीबत भरा वक्त है, बहुत परेशानी भरा वक्त है। मैं समझ रहा हूं आपकी तकलीफें, खाने पीने का संकट है, मैं समझ रहा हूं, पर बहनों भाइयों बर्दाश्त करिए, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एसएनएस यादव पूर्व सीएमओ हैं लखनऊ के, डॉक्टर वेद प्रकाश केजीएमयू के जाने माने चिकित्सक और ओएसडी हैं और कोरोना के मामले पे विशेषज्ञ भी हैं, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आईएमए दिल्ली। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आवश्यकता से अधिक समय आज कोरोना के बारे में बताने के लिए लिया। ये समय मुख्यतः आप लोगों का होता है जो मैंने अनावश्यक तौर पर ले लिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूं तो हालात हमारे यहाँ भी कोई बेहतर नहीं है। आप देखिए तो यहाँ मरने वालों की संख्या आज 1000 पार कर गई। अब हमें किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए और सरकारों ने क्या एफर्ट करना चाहिए? देखिए विजय जी, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको तो एक 3-4 महीने से लगातार आप जैसे जो जागरूक प्रचार मीडिया माध्यम है वो लगातार लोगों को कह रहे हैं कि मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, कम से कम निकलिए, जब बहुत आवश्यक हो तभी बाहर जाइए। ये और इम्यूनिटी को लेकर के जितनी बातें आपने कही वही कोरोना महामारी से बचाव का उपाय है। और जो सरकार के स्तर पे लगातार इसको लेकर के सर्वेक्षण, जांचें और सफाई अभियान, लगातार इस पे काम सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ये बात अवश्य है कि बहुत गंभीर बात है कि इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही और ये इसकी चिंता की बात भी है। लेकिन सरकार की अपनी जागरूकता में, सरकार के अपने प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं है। और जो लोग भी संक्रमित आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये कठिन समय है किसी भी संक्रमित के लिए, लेकिन उन सब का उपचार हो रहा है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो केजीएमयू के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं और इस सब के विशेषज्ञ हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब लोगों से मिलती है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोगों का उपचार जिस समय मुझे क्या लगता है हरीश जी कि ये सही वक्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कार्य योजना में बदलाव ले आए, क्योंकि चीजें नियंत्रण से बाहर हों इसके पहले हमें संभाल लेना चाहिए। नहीं, ये आपका जो भी सुझाव होगा, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी दृष्टि सब तरफ रहती है, निश्चित रूप से सरकार उसको संज्ञान में लेगी। लेकिन जहां तक लोगों के लिए बेड मुहैया कराने की बात है, चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात है, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार के स्तर पे हो रही। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में सरकार ने अनुबंधित किया है। और बेड की जहां तक बात है जी, अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों हॉस्पिटल में देखा जाए तो एज ऑन डेट में तो लखनऊ की बात कर रहा हूं, लगभग 5000 के आसपास बेड अभी खाली। तो ये हरीश जी, मैं अपने कुछ लोगों के अनुभवों के साथ ये बात कह रहा हूं कि कठिनाई बहुत ज्यादा है। ये जो बेड आपको 5000 बताई जा रही है, ये आंकड़ों में बताई जा रही है। एक्चुअल में अवेलेबिलिटी की हालात बहुत खराब है। मैं तो कहता हूं कि एक मौका मुआयना, एक फिजिकली इन सब चीज़ों को सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट करा ले, क्योंकि जो कुछ भी प्रशासन को रिपोर्ट जा रही है वो अलग है और जो पीड़ित हैं उनकी तकलीफें सुनेंगे तो आप वाकई में कष्ट में आ जाएंगे। मैं आपको खुद तकलीफ होगी इस बात को सुन के। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं एक आपके नॉलेज के लिए एक नॉलेज में आपकी बात डाल रहा हूँ कि ये जो कुल केसेज आ रहे हैं, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, डॉक्टर वेद प्रकाश जी इस पैनल में हैं, लेकिन जो संक्रमित केसेज आ रहे हैं वो उसमें से 80 से 90% केसेज ऐसे हैं जो सिम्प्टोमेटिक नहीं है।
और जो बेड की यही बात तो आ रही सबसे कि बेड खतरनाक नहीं बात होता, है, एसिम्प्टोमेटिक सबसे खतरनाक बात है। हाँ, लेकिन जो सिम्टोमेटिक है, जो लेवल 3 के हॉस्पिटल है, जी जो प्रोटोकॉल बना है, सिम्टोमेटिक जो पेशेंट हैं उनको लेवल 3 के हॉस्पिटल नहीं भेजा जा रहा है। ओके, मैं लेवल 1 डॉक्टर लेवल एसएनएस 2 यादव में को आमंत्रित करता हूं। हरीश जी, नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। डॉक्टर यादव, मैं देख रहा हूं कि स्थितियां दिनों दिन बहुत बदतर होती जा रही हैं। लखनऊ में हम जब सीमित जांच कर रहे हैं तब 200 लोग मिल रहे हैं। अच्छा, हमारे हुआ और आपके ऊपर आरोप क्या है कि हम आप डरवाते हैं लोगों को? बिल्कुल नहीं डरवा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। आप शुरू से ही आगाह करते जा रहे हैं पब्लिक को। और मैं आज का ये जो डिस्कशन है, आपकी वार्ता है, इसको सर्वप्रथम हमारे डफरिन अस्पताल के, जो अवंतीबाई के नाम से अब जाना जाता है, के बाल रोग विशेषज्ञ जो नियोनेटोलॉजी में कार्य करते थे, डॉक्टर अजीजुद्दीन, जिनकी कोरोना से अभी अभी 1 घंटे पहले संजय गांधी इंस्टीट्यूट में मौत हुई है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ओह माय गॉड, 2 हफ्ते उन्होंने जिंदगी के साथ संघर्ष किया। आज उन्होंने अभी 6:45 बजे के करीब उनका इंतकाल हो गया। तो आप स्थिति को समझिए कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो 40 साल के थे, यंग थे। ये नहीं कि केवल बुजुर्ग लोग ही असुरक्षित हैं, सभी असुरक्षित हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 बातों को नहीं ध्यान दे रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड बार बार हाथ का धोना, किसी भी चीज़ को इसको न कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं स्थिति इसलिए है कि आप सवेरे निकलिए, शाम को निकलिए, कम से कम सैकड़ों लोग बिना मास्क के लेबर हैं, मजदूर हैं, पार्टी है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं, जैसे उनको कोरोना से कोई डर ही नहीं है। 3 महीने 6 महीने से बराबर किया जा रहा है सब तरीके से प्रचार प्रसार। अब उनको बस एक ही चीज़ का डर है कि जगह जगह पुलिस खड़ी रहे, उनको पहनाए मास्क और समुचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हो, पेनाल्टी लगे। यही एक उपाय बचा हुआ है। अब समझाने का समय नहीं है और बहुत समझाया जा चुका है। आप खुद बता रहे हैं हम पीक की तरफ बढ़ चुके हैं? वैक्सीन आती भी है तो कितने, क्या हम पीक की तरफ बढ़ चुके हैं? अभी नहीं बढ़े। देखिए, हमारे ख्याल से अभी नहीं बढ़े हैं। अभी स्थिति और बदतर होने वाली है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। अभी देखिए 15 अगस्त तक हो सकता है कि हम और आगे बढ़े। रोज आप केस देख रहे हैं, 30,000 के करीब प्रतिदिन केस पहुंच चुके हैं। हमारे लखनऊ में ही काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। सभी अस्पताल लखनऊ के करीब करीब फुल हो रहे हैं। जो रोज अलग अलग अस्पताल कार्य करें। सरकार की मैं सराहना करूंगा, अभूतपूर्व तैयारी सरकार ने की है। हम लोगों के मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उमा शंकर पांडे जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर यादव, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए। जो हालात दिख रहे हैं उमा शंकर जी, ये निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। हम मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने भी, मुझे लगता है कि चीजों को हालात के भरोसे छोड़ दिया है। जी ब्रजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार लड़ रही है कोरोना से, उसकी गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र गोरखपुर, वहाँ के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अभी कोविड के वार्ड में गंदे नाले का पानी उसमें तैर रहा था और काफ़ी देर तक वो पानी निकाला ही नहीं गया। और उसी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ कि एक पेशेंट को, जिसको कोरोना निगेटिव पहले घोषित किया गया, घर वाले डेड बॉडी लेके चले गए। फिर बाद में रिपोर्ट आई और उनको बोला गया कि नहीं, पेशेंट पॉजिटिव था, 100 को आप ले आइए। और एम्बुलेंस पहुंचा 16 घंटे बाद। ये स्थिति है कोरोना से उत्तर प्रदेश में लड़ने की। हरीश जी कह रहे थे 5,000 बेड खाली, वो भी मैं बता दूं कैसे खाली हैं कि इन्होंने पीएससी सीएससी को, जो गांव लेवल पे पीएससी या सीएससी है, उसको इन्होंने कह दिया कि 50 बेड यहाँ हो गए, 5 बेड यहाँ हो गए। सुविधा के नाम पर क्या है, टेंट हाउस से चारपाई लाके डाल देने से चद्दर वो बेड थोड़ी ना हो जाती है। ये इनका बेड है। ये बेड किसकी जान बचा लेगा, ये हरीश जी समझ सकते हैं और योगी जी समझ सकते हैं। रही बात डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ ने 3 महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर टेड्रोस ने, जो डब्ल्यूएचओ प्रमुख, उन्होंने कही। पहला, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, नेता लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं कोरोना से, वो ये बताता है कि वो जो जिस एहतियात की बात कर रहे हैं, वो एहतियात वो बरत नहीं रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि जो सुविधाएं वो देने की बात कर रहे हैं, वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ उनकी जुबान पर है। और इससे देश की जनता का भरोसा उन नेताओं में घटा है।
हरीश जी ये मैं नहीं कह रहा क्या आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया, अनलॉकडाउन भी फेल हो गया? बिल्कुल। आप देखिए ये लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कि हम 3 दिनों से तो उत्तर प्रदेश में हम 1600 के ऊपर हैं, और पहला जो 5000 उत्तर प्रदेश में कोरोना के पेशेंट आए थे उसमें 76 दिन लगे थे। अब वो 3 दिन और 2.5 दिन पर हम 5,000। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जिस तरह के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आखिर ढिलाई बढ़ती कहां पे जा रही है, चूक किससे हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि ढिलाई शुरू से ही है। जिस तरह से जल्दबाजी में लॉकडाउन जो है इम्प्लीमेंट किया गया, हम समझते हैं कि सोच समझ के अगर किए जाते तो जो हमारे प्रवासी भारतीय मजदूर थे वो भी अपनी घरों को पहुंच जाते और वो क्वारंटाइन हो जाते और 14 दिन बाद ये पता लग जाता कि उनको वो कोरोना अफेक्टेड हैं या नहीं है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, जिस तरह से जल्दबाजी की गई, बगैर प्लानिंग के ये सारी चीज़ें की गई, तो वो हालात जो है वहीं से बिगड़ना शुरू हुए थे। और जब कम केसेस थे तो हम ज़्यादा सीरियस नजर आते थे, उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन आप देखिए कि हम ना तो प्रधानमंत्री जी में वो सीरियसनेस नजर आती है, ना योगी जी में वो सीरियस नजर आती है। मैं समझता हूं कि अब संतुलन बैठाने की जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन साथ एक समाज के तौर पर हमारा क्या दायित्व? क्या हम लाठी की भाषा समझते हैं कि पुलिस गिराकर हमको मारे बैरियर पे तभी हम सुधरेंगे? नहीं ब्रजेश जी, मैं समझता हूं, आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं कुछ कठिन शब्द हो सकता है आज मुझे गालियां भी पड़े लोगों की, बट मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे आपकी जान की चिंता है। नहीं ब्रजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को यहां पर अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। जो हम लोगों के अंदर एक सिविक सेंस की कमी है नजर आती है, वो सिविक सेंस बढ़ाना पड़ेगा और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए हमारी जिंदगी तो है ही। तो आप ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का एक्चुअली पॉलिसी फेल्योर है? देखिए पॉलिसी फेलियर इसलिए भी कहूंगा कि जो लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि आप कह नहीं सकते। शुरुआत में थाली और ताली बजाने से जो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी ये काम किया, जबकि होना ये चाहिए था कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट से हमें ये देखना चाहिए था कि किस तरह से मेडिकल तरीके से सारी चीजें कंट्रोल होगी। पता है आपको जी, थाली तो बच्चन साहब ने भी बजाई थी बेचारों ने। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने शुरुआत में ही इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये सॉल्यूशंस थे जो हमने प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश की? आप इससे पब्लिसिटी। तो हमारे साथ पैनल में गांधी जी 2 टॉप एक्सपर्ट हैं, एक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश और दूसरे हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी, दिल्ली से जुड़े हैं। डॉक्टर सैनी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत आभार कि आप कोरोना पर होने वाली डिबेट में हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारे दर्शकों के लिए समय निकालते हैं। हालात बड़े विकट हो रहे हैं सर। अगर मैं केवल डेटा का एनालिसिस करूं और ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स का एनालिसिस करूं तो इतना डर मुझे पहले नहीं लगा जब स्थितियां यूरोप में बहुत ख़राब थीं। इतना डर मुझे तब नहीं लगा जब अमेरिका में पहला वेव आया था। इतना तब भी मुझे नहीं लगा जब ईरान में हालात ख़राब थे। इतना तब भी नहीं लगा जब वुहान में स्थितियां ख़राब थीं। अभी हम लोग बड़ी ही कठिनाई और बड़ी ही गहरी अंधकार गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे बड़ा हमारे को बिल्कुल अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। चिंता का विषय इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जब हमें चिंता नहीं थी, क्योंकि हम 15वें नंबर पे थे, फिर 10वें नंबर पे, आज हम 3रे नंबर पे हैं और कुछ दिनों के बाद हम 2रे नंबर पे होंगे जितने नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ होंगे। तो ये एक बहुत ही डरावनी बात है कि हम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा आम जनता से, आप डरिए नहीं, आप समझिए, क्योंकि हम मिलकर ही इसको कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, जो आपने मिश्रा जी कहा कि जिंदगी मेरी है, मुझे अपने आप को संभालना है और उसके लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि मैं मास्क पहनूं। अभी WHO से भी एक खबर आई कि यदि हम मास्क पहनेंगे तो हम अपने आप को 4 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर बिना किसी दवाई के, बिना किसी वैक्सीनेशन से हम अपनी जिंदगी से इसको हटा सकते हैं, हमने आसपास से इसको कम कर सकते हैं। इसी तरीके से मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें और जहां पर आप भी बार बार कह रहे हैं कि जब जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत खराब है। हमारे यहाँ कहीं कहीं जगह पे एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, तो वहां पे लेकिन
ताजी हवा के आने के कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात और है जो मुझे बहुत लगे हुए तो वो अंदर की हवा बहुत चिंतित करती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे फार्मर सीएमओ डॉक्टर यादव ने ये बात कही कि अब से थोड़ी देर पहले हमारे एक बहुत ही काबिल योग्य डॉक्टर अजीजुद्दीन का संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में निधन हो गया कोरोना के चलते। अब तक मुझे जो रिपोर्ट है, मेरा जो अनुमान है, तकरीबन 100 के आसपास डॉक्टर्स पूरे देश में कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो चुकी है। लोगों का इलाज करते करते उनकी मृत्यु हो गई। ये बात ज़्यादा तकलीफ में डालती है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये देखिए, ये वो योद्धा हैं जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के काम कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा है कई बार बड़ा दुख होता है, जिसका कारण कई बार हमारे जो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट करते हैं कि हमने वहां पे पीपीई किट्स दे दी, वहां अपने मास्क दे दिए, लेकिन जो मास्क वहां पर चाहिए होते हैं, यदि आप कोरोना के पीड़ित व्यक्ति को देख रहे हैं आईसीयू में, तो वहां आपको N95 मास्क चाहिए होता है, वहां आपको प्रॉपर पीपीई चाहिए होती है, लेकिन नहीं मिलती। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मेरे डॉक्टर भाइयों ने कई बार मुझे फोन किया है, आपको पीपीई चाहिए नहीं, और साथ में वेंटिलेशन, वहां पे गर्मियां इतनी होती है कि आधे लोग तो इसलिए बीमार हो जाते हैं। दूसरा, वहां पे जो वेंटिलेशन होता है कोरोना वायरस के लिए, जैसे बार बार कहा गया है, WHO ने भी कहा कि वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन, वो आपका जो ये ट्रांसमिशन रेट बढ़ा देगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे आईसीयूज में जो वेंटिलेशन है बहुत ही पुअर है। यदि वहां पर एसी लगे हुए हैं तो वहां पे एयर हैंडलिंग यूनिट, एक स्पेसिफिक एयर हैंडलिंग यूनिट चाहिए होते हैं, जिससे कि यदि वहां पे वायरस फैला भी हुआ है तो उसको ताजी हवा के साथ उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। लेकिन कोई नहीं देखता, सिर्फ भाषण होता है और कुछ नहीं होता। और ये एक पहली बार मैंने देखा कि यहां पर सर एक बात कहना चाहूंगा कि पहली बार ही देखा कि जो कुछ भी बोल रहे हैं वो पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं। ये जो मैं सहमत हूं आपकी बात से। डॉक्टर्स, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर कोरोना वायरस का इलाज, जहां देखिए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। भारत इकलौता दुनिया में ऐसा मुल्क है डॉक्टर सैनी जहां पर कोरोना का इलाज दरोगा जी कर रहे हैं, कोरोना पर FIR हो रही है, IAS अधिकारी कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर तो बेचारा बाहर बैठा है, वो तो संक्रमण का शिकार होकर उसकी मृत्यु हो रही है। डॉक्टर वेद प्रकाश मुझे ज्वाइन करते हैं, जो मेरे डॉक्टर भाई अपनी जिंदगी लगा देते हैं। जस्ट वेट सर। हाँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों 1600-1700 केसेस अचानक से मिलना शुरू हो गए। ये बड़ी चिंता का विषय, इतने केसेस तो पहले मिलते नहीं थे, ये अचानक से क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह की अभी डॉक्टर सैनी साहब बता रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है कि जो वेंटिलेशन है वो, और इस समय जो मौसम में बदलाव हुआ है, जैसे बारिश का मौसम आया है तो ये अभी ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और ज़्यादा ह्यूमिड होने से आप देखेंगे कि फॉग आ जाती है जिस तरह से स्क्रीन पे। तो इसके मायने ये हैं कि जो लंग्स से जो बाहर एक्सेल्ड एयर है, इसमें जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं इनकी संख्या बढ़ रही है, माने ज़्यादा फॉग आ रहा है। और ये चूँकि एयर ड्राई नहीं है बाहर भी, तो बहुत देर तक वो उसमें बना हुआ है। वेंटिलेशन का जो इश्यू उन्होंने रखा है बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा कि अगर हम लोग, जो हमने कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये जो स्लोगन है बहुत ही साइंटिफिक स्लोगन है, लेकिन साथ ही साथ जो वेंटिलेशन वाली ड्वेलिंग्स की बात हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि जो अगर मौसम में नमी बढ़ेगी तो ये ट्रांसमिशन का जो स्तर है ये बढ़ेगा, ये एक्सपेक्टेड था। और इस जद में हम लोग आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सब लोगों को ये जो दूरी है इसको और बढ़ाएं, साथ ही साथ जो हम लोगों की जो वेंटिलेशन नहीं है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो वेंटिलेशन होना आवश्यक है। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से यहाँ नंबर ऑफ न्यू केसेस तेजी से बढ़े हैं? ये 1600-1700 केसेस कैसे मिलने लगे, क्या हो गया अचानक? देखिए, बहुत मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, बहुत सघन जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है, सघन ड्वेलिंग्स हैं और वेंटिलेटेड नहीं है प्रॉपरली। इसके साथ ही साथ जो व्यावसायिक गतिविधियां चली हैं उससे जो ओपन हुआ, लोगों की सीरियसनेस भी कम हो गई है। जैसा आपने बहुत सही आपने रखा है पहले ही पूरा विषय, कि जो सीरियसनेस थी, हमारे लोग जो डरे हुए थे
उनका डर खत्म हो गया जब वो बाहर निकले हैं। तो मेरा कहना यह है कि सामान्य जो जिंदगी है उसमें काम करना आवश्यक है, लेकिन जो हम लोगों के प्रिकॉशंस हैं उनको लेने की आवश्यकता है। और इस समय जब बारिश का मौसम है तो ज्यादा लेने की आवश्यकता है, ज्यादा इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां पे वो उनका वर्क प्लेस है वहां पे जो वेंटिलेशन है, माने हवा का जो निकास है, वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जो खिड़कियां बंद हैं उन खिड़कियों को खोलना होगा और इस वेंटिलेशन को प्रॉपर करते हुए तब हम रोक पाएंगे, नहीं तो ये एयरबॉर्न हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जब फॉगिंग हो रही है और ज्यादा हम लोगों का ये ह्यूमिड हो रहा है तो इसमें जो सस्पेंडेड रहने का जो समय है ये बढ़ रहा है वायरस का एयर में। तो इसलिए इसको अगर हम लोगों को चाहिए कि प्रॉपरली इस ट्रांसमिशन को कम करने के लिए हम इस पे सीरियस हैं, तो इसमें सबको सीरियस होना पड़ेगा। वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ चुके हैं। छोटे घर हैं भाई वीरेन जी, क्या हालात हैं कोरोना के उत्तर प्रदेश में, क्या हालात हैं राजधानी लखनऊ में? कोरोना के पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? क्या तैयारियां आपको ग्राउंड पर दिख रही हैं या ये सब सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है? देखिए, कोरोना से हालात बहुत बेकाबू हैं हमारे यहाँ, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, उसके अनुपात में रिजल्ट 0 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। जिला अधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, 500 मैसेज बताते हैं उनके पास आता है, इतने प्रमुख सचिव, इतने मंत्री और इतने लोग उनको मैसेज करते हैं। सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल खुद फोन बंद करके भागे हुए हैं, क्वारंटाइन है। मरीजों को 8-8, 10-10 घंटे एम्बुलेंस में बैठा के पूरे लखनऊ के अस्पतालों में घुमाया जाता है, कभी लोहिया में, कभी साढ़ा मऊ में, कभी उनको केजीएमयू में, कभी उनको सरोजनी नगर की बेड नहीं है। ये क्यों घुमाया जाता है इनको? बेड नहीं है। लखनऊ में आज 2138 मरीज हैं कुल। और हरीश जी तो अभी बता रहे थे कि वो 5000 बेड लगी हुई हैं उस सब जगह। इनके बेड सब फुल हो गए, 2138 मरीज अधिकृत तौर पर हैं और इनके यहाँ बेड नहीं है। 8-8, 10-10 घंटा एम्बुलेंस में मरीज घूम रहे हैं। इनके सब दावे खोखले हैं। 6 मंत्री लखनऊ से हैं ब्रजेश जी, डिप्टी सीएम से लेके मोहसिन रजा, ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह, तमाम सारे नाम। और ये एक को अस्पताल जाके नहीं चेक कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है ये पूछें सीएमओ से कि कितना तुम्हारे पास बेड है, लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहा है। होटल कहते हो लिए हैं, जब आदमी कहता है ले चलो हमें होटल, हम होटल में पैसा दे के रहेंगे, उसको होटल नहीं ले जाते, उसको एरा मेडिकल कॉलेज में ले जाके पटक देते हैं, उसको सरोजनी नगर पटक देते हैं। कल सरोजनी नगर में पटक देते हैं मतलब फेंक देते हैं, फेंक देने, ना बिजली ना पानी ना कमरा, कोई मतलब है। कल सरोजनी नगर में खाने को लेके हंगामा हुआ है हज हाउस में, 1000 आदमियों के रहने की वहां व्यवस्था का दावा कर रहे हैं लखनऊ का जिला प्रशासन। पुलिस बुलानी पड़ी मरीजों के लिए, डॉक्टर गायब थे, एक टाइम का खाना नहीं मिला, लोग भूखों थे, तमाम ऐसे मामले हैं। ये सब खोखले और झूठे लोग हैं जो फर्जी दावे कर रहे हैं। मैं आपको लोहिया, लोक बंधु, साढ़ा मऊ, पीजीआई, केजीएमयू, सरोजनी नगर, हज हाउस, तमाम सारे जगहों का हाल बता रहा हूं। ये लोग आज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सरकार की, वन वे कम्युनिकेशन है, कोई सवाल पूछा नहीं जा सकता, कोरोना के नाते वहां कोई जाता नहीं है। जब लखनऊ में पूरी सरकार बैठी है और वहां का जिला अधिकारी लोगों का फोन ही नहीं उठाएगा, वहां का सीएमओ खुद क्वारंटाइन है, फोन बंद करके भागा है, तो वो लोगों को क्या इलाज मिलेगा? खाली ये रोज आंकड़े फर्जी शासन को भेज देना और रिपोर्ट जारी कर देना, इसी में और नगर निगम के पल्ले डाल देना कि भाई तुम वो हाइड्रोक्लोरोक्साइड का छिड़काव कर दो, इसी में कोरोना रुक जाएगा। बहुत बुरी दशा है लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में। अपने किस्मत से, अपने भाग्य से लोग मुझे उम्मीद है भाइयों बहनों की आपने वीरेंद्र सिंह की बात ठीक से सुनी होगी। हकीकत बात यही है, कोई आपको गुलाबी तस्वीर दिखाए और बताए ऑल इज वेल और सब ठीक है ना, उसके झांसे में मत आना। वीरेंद्र सिंह की जो रिपोर्ट है ना, बड़ी पक्की रिपोर्ट होती है। बोलिए वीरेंद्र जी।
ब्रजेश जी, लोग पेड क्वारंटाइन के लिए तैयार हैं कि हम पैसा देंगे, आप हमको क्वारंटाइन सुरक्षित जगह कराइए। जिनके पास पैसा है उनको ये नहीं दे रहे हैं अनुमति। ये कहते हैं कि हम होटल ले रहे हैं, अस्पताल बड़े बड़े ले रहे हैं, कहीं इनके पास कोई बेड नहीं रहता जब मरीज आता है। तो लोग होम क्वारंटाइन की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर क्यों नहीं विचार करती है कि होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जाए? एक तरफ आपके पास बेड नहीं है, दावे खोखले हैं, आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते, लोगों को, मरीजों को एम्बुलेंस में घुमाया जा रहा है पूरी पूरी रात, और दूसरी तरफ आप होम क्वारंटाइन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो लॉकडाउन है ये बेबी पैक है। बेबी पैक दिया जा रहा है 2 दिन का, जैसे मोबाइल में बेबी पैक आता है, रिचार्ज कराओ। कितना मजाक उड़ रहा है। लेकिन हम आप लखनऊ में रहते हैं, सच्चाई जानते हैं, बोल सकते हैं। प्रदेश के और जिलों का हाल न सच्चाई सामने आ पा रही है, न लोग बोल पा रहे हैं। मतलब दूसरे जिलों में हालात और ज्यादा खराब है। मतलब स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से खराब होंगे। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, कितने महानगर, आगरा, गोरखपुर, तमाम जिले हैं। सच्चाई सामने नहीं आ रही है और सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। ये सरकार की आलोचना और जो चला दे उसके खिलाफ FIR कर लो। ब्रजेश जी, ये सरकार की आलोचना नहीं है। सरकार अपने अफसरों की निगरानी करे। उसके 6 मंत्री लखनऊ में हैं, वो पूछे ये CMO कहाँ छुपे बैठे हैं नरेंद्र अग्रवाल, ये क्यों नहीं मिलते हैं लोगों से, मरीजों की समस्याएं ये क्यों नहीं सुनते हैं। ये DM अभिषेक प्रकाश ये क्यों खाली फोटो खिंचाने के लिए आते हैं मीडिया में। बहुत सारी बातें हैं। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लखनऊ में 28 मौत हो चुकी है ब्रजेश जी अब तक कोरोना से। देखा हूं मैं शंकर जी, ये होती है रिपोर्टिंग। ठीक है, होती है कि नहीं होती? और प्रदेश में 1012 लोग मरे हैं। गांधी जी जी बिल्कुल रिपोर्टिंग है नहीं है? बिल्कुल सच्चाई लोगों को जानना होगा, सरकार को भी जानना होगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सरकार अगर जानेगी तो हमारे प्रदेश की और लखनऊ की जनता को राहत मिलेगी। जी हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के सबसे बड़े बड़े अस्पताल है और यही इनका झालर बल्ब फ्यूज हो गया है, फुस हो गया है। 2000 में ये चिल्लाने लगे हमारे पास बेड नहीं है। 2000 मरीज, 2138 मरीज पे ये क्या इलाज देंगे? ये पूरे प्रदेश का ढिंढोरा पीटते हैं। पर तो रोज मीटिंग में जाते हैं यहाँ के कलेक्टर, आप बता रहे थे। झूठे आंकड़ों के साथ जनता की बात को अनसुना करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं चल पाएंगे। कहीं और चलते हो तो चलें, ओके यहाँ नहीं चल पाएंगे। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। सरकारों की जो कोशिश है, जो उनके दावे हैं, उनके अंतर इन 4 लाइनों में समझिए कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, पर बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। और हुकूमत की वाहवाही अगर चाहते हो तो अंधेरा है लेकिन उजाला लिखो। और जंग में कत्ल तो सब सिपाही होंगे मगर सुरखरू जिले इलाही होंगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, और बहुत विशेष धन्यवाद कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सच सामने ला दिया, झूठ का नकाब आपने नोच लिया, इसके लिए आपका विशेष आभार। मैं सीधे लेकर चलता हूं आपको हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी के पास। काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही सिंसियर स्पोक्स पर्सन हैं। भाई हरीश जी, हालात का आपको एक तस्वीर वीरेंद्र जी ने दिखाई। मैं समझ सकता हूं कि आप चूंकि सरकार से संबंधित हैं तो आप असहमत होंगे इस तस्वीर से, लेकिन मकसद ये बताना है कि दरअसल जो आंकड़ों में है, जो रिव्यू मीटिंग्स में बताया जा रहा है, जो ये क्या क्रिकेट, ये जो क्या बोलते हैं उसको उमाशंकर जी, कौन सी टीम? टीम 11, सॉरी, टीम 11 में बताया जाता है, वो और ग्राउंड रियलिटीज में देखिए कितना फर्क है। हरीश जी। नहीं वीरेंद्र जी की बात को मैं बिना काटे हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 25,000 के करीब कोरोना संक्रमित उपचारित होके घर गए तो बिना इलाज के तो नहीं कि कोई 25,000 लोग, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। और वो तो एक हफ्ते घर पे रख दीजिए, वो भी सही हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे थे। उमा जी हैव पेशेंस। हरीश जी किसी में टोकते नहीं है, ये बड़े सिंसियर पर्सन है, और आप लोग भी टोका टाकी ना करें। बोलिए हरीश जी। और जहां तक बात बेड की है, मैंने ये जो बात की वो नरेंद्र अग्रवाल जो यहाँ के CMO हैं
उनसे बात करने के बाद ही आपको ये आधिकारिक फिगर बताई कि लगभग 5000 बेड लखनऊ में कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अस्पतालों को मिलाकर के खाली। हरीश जी वो आपका फोन उठा लेंगे क्योंकि आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, पर वो आम आदमियों से बात नहीं कर रहे हैं। वीरेंद्र जी ने जो बात बताई है ये मतलब व्यथा है लोगों की, आप इसको गंभीरता से लीजिए। नहीं, मैं उनकी बात को मैंने कहा ना पहले कि मैं उनकी बात को नहीं काट रहा हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी का आधार है वो मैंने आपको बताया जी। बेहतर आपको डॉक्टर वेद प्रकाश जी बता सकते हैं जी। केजीएमयू जैसे बहुत ही डिग्निफाइड, जो यहाँ का सबसे डिग्निफाइड जो उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर हालात देखिए ग्राउंड पर क्या हैं और आंकड़ों में क्या हैं, और वो जो टीम 11 है उसमें क्या हालात हैं, तीनों सामने है ना आपके। हम तो ओपन बात कर रहे हैं भाई, जनता सुन रही है, अगर गलत है तो बताइए। बिल्कुल ब्रजेश जी आप ठीक करें। वीरेंद्र जी ने जिस तरीके से बताया है उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर सबने सुना और सबने समझ भी लिया, और जो तथ्यों के साथ है, और ऐसा भी नहीं कि कोई, और जो आंकड़े हैं वो भी यही बता रहे हैं कि प्रतिदिन अब 1600 से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ब्रजेश जी, वो हरीश जी भी बताएंगे और तमाम भाजपा के लोग बताएंगे। मैं देखता हूं योगी जी रोज कहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ा के इतना कर दिया जाए, अब इतना कर दिया गया, अब 45,000 पर डे कर दिया गया, ये योगी जी कहते हैं। आज मैं हरीश जी से ये पूछना चाहता हूं, डे 1 से राहुल गांधी जी एक बात कह रहे थे, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। आज योगी जी वही बात कर रहे हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया, हमने इतना बढ़ा दिया, हमने इतना बढ़ा दिया। बुद्धिमान कौन है हरीश जी? राहुल जी बुद्धिमान है या योगी जी और मोदी जी? जो राहुल जी का पहले मजाक उड़ा रहे थे आपके मोदी जी और योगी जी, आज योगी जी वही बात बोल रहे हैं, हमने इतना टेस्टिंग कर दिया, अब 45,000 कर दिया जाए, उन्होंने इसको कल बोला। तो ये आप एक बुद्धिमत्ता वाला तय कर लीजिए, बुद्धिमान कौन है, और इसका जो यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होता है वो तय हो जाएगा। हाँ, आप मुद्दे पे लौटिए, मुद्दे पे लौटिए। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। दूसरी बात मैं बताऊं, मैं आऊंगा आपके पास। आप मास्क और पीपीई किट की बात समझिए ब्रजेश जी। मैंने खुद देखा, मैं एक सीएससी पे गया था, जो मास्क सप्लाई हुआ इतने घटिया क्वालिटी का है कि उसको लगाते ही उसका थ्रेड तुरंत टूट जाता है। और ओके हरीश जी आप 10 सेकंड में रिप्लाई करें उमाशंकर पांडे के बयान पर, 10 सेकंड में रिप्लाई। और पीपीई, एक सेकंड भाई उमा जी रुक जाओ। एक डॉक्टर, मैं लास्ट बात कह दूं, मैं दूंगा टाइम, उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि पीपीई किट इतने घटिया क्वालिटी का है कि उसको पहनते ही हम पसीने से डूब जाते हैं, उसको हम कितनी देर पहन सकते हैं? ओके यस हरीश जी 10 सेकंड। ब्रजेश जी मैं तो राहुल जी से ज्यादा उमाशंकर जी को बुद्धिमान मानता हूं। अरे योगी जी और मोदी जी का बता दीजिए, हमारी छोड़िए, हम तो राहुल जी का टाइम मैं बता रहा हूं, जब पूरे देश में राहुल जी कह तो रहे थे, लेकिन पूरे देश में पूना में वायरोलॉजी लैब थी, आज 1200 से ज्यादा लैब पूरे देश में काम कर रही। कोरोना आया भी पहले है ना, इसके पहले हम प्लेग से लेके हैजा से लेके ये स्मॉल पॉक्स में आर्गुमेंट का वक्त नहीं है मेरे पास भाई, कर चुके हैं। मैं ऐसा आर्गुमेंट नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी ओके, जरूरत है। अब्दुल हफीज गांधी साहब शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया। हमने हैजा से, मैं निवेदन कर रहा हूं समय बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं आज हमारे पास। एक सेकंड आप कृपया शांत हो जाएं। ओके दोनों लोग शांत हो जाएं। हरीश जी आपसे भी निवेदन है कृपया। उसकी तब जरूरत नहीं थी, अब्दुल हफीज गांधी साहब आप मुझे बताइए, आंकड़े कुछ हैं, तथ्य कुछ हैं, मीटिंग में कुछ पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और वास्तविकता कुछ और है। गांधी साहब देखिए विजय जी, वीरेंद्र जी के बात के बाद ये बात साबित हो गई है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा था सारे डीएम्स को कि आप आंकड़े गलत दे रहे हैं, ये बात साबित हो गई है कि जो है पूरा का पूरा प्रशासनिक आमला जो है वो भ्रमित करने का काम कर रहा है और स्थिति जो है कुछ अलग है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप जैसे जिम्मेदार लोग हैं, जब बात उठाते हैं तो उन पर एफआईआर करने की कोशिश होती है। फतेहपुर में वहां के डीएम ने जितने भी पत्रकार थे, उन कोरोना की जब बात उठाई, जब यथास्थिति उन्होंने बताई तो उन पर एफआईआर कर दी गई। पूरे देश के अंदर 100 से ज्यादा पत्रकारों पर एफआईआर हुई है। ये किस तरह की सरकार है? अगर वो कुछ खामियां बता रहे हैं, कुछ गलतियां बता रहे हैं, तो सरकार को सुधारने का काम करना चाहिए, ना कि एफआईआर करनी चाहिए। गांधी जी 22 साल हो गए पत्रकारिता करते, हमें कभी एफआईआर से डर नहीं लगता, आप चिंता ना करें। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एफआईआर क्यों की जाए? अगर एक पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो उस पर एफआईआर क्यों की जाए? फतेहपुर का केस हमारे सामने है,
दूसरे केसेस भी हमारे सामने हैं, जब किसी पत्रकार बंधु ने कोई बात उठाई तो या तो उसका पोर्टल बंद करा दिया गया, या उसको नौकरी से निकलवा दिया गया, या उस पर एफआईआर करवा दी गई। ये किस तरह की सरकार चल रही है? ओके, ऑल राइट। मेरे पास 3 बहुत अच्छे आज एक्सपर्ट्स हैं, मैं चाहता हूं तीनों लोगों को स्क्रीन पे लिया जाए। डॉक्टर एसएनएस यादव, डॉक्टर वेद प्रकाश और डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर यादव, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, राजधानी लखनऊ की जो स्थिति है, वीरेंद्र जी ने आपको एक हालात बयां किया कि लखनऊ की स्थिति कितनी भयावह है। अभी तब जब हमारे पास 200 मरीज मिल रहे हैं, ईश्वर न करे ऐसी स्थिति हो और ये फिगर्स बढ़े डेली, 200 की जगह 500 हो जाए, 500 की जगह 1000 हो जाएंगी, तब हम कहां रखेंगे इन पेशेंट्स को? मुझे तो इस बात का डर है। देखिए, स्थिति सही में बहुत भयंकर है और इसका एकमात्र उपाय है कि हमको महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह से जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, जिनकी संख्या 70 से 80% है, जो बिना इलाज के ही थोड़ा सा केयर से ठीक हो जा रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन घर में रहने की व्यवस्था करके घर पर इलाज के लिए कहा जाए, तो जो ये 70% बेड हमारे बच जाएंगे और उनको हम अस्पतालों में रख करके जो सिम्टोमेटिक हैं उनका इलाज हो, प्रॉपर वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था किया जाए। और बेड से नहीं काम चलेगा, हमको चिकित्सक, ट्रेंड चिकित्सक की भी व्यवस्था करनी होगी। मेन जो हमारी बम्बई का जो मॉडल, धारावी मॉडल है कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, चारों टी का हम पालन करते हुए करें, तभी हम कोरोना पर कंट्रोल पा पाएंगे। बिना टेस्टिंग के बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आज आप टेस्टिंग जो हो रही है, हमारे ख्याल से हम ब्राजील से काफी नीचे है, दुनिया के काफी देशों से काफी बहुत कम टेस्टिंग हमारी चल रही है। 10+ अगर आप 10 लाख प्रति पर टेस्ट में देखें तो हम बहुत पीछे हैं, 25-30वें नंबर पर खड़े हैं। हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम है। हम इस बात पर फूल कर कुप्पा होते हैं कि हमने बहुत टेस्टिंग की है, दरअसल टेस्टिंग के मामलों में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ब्रजेश जी, हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं टेस्टिंग। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ब्रजेश जी, मुझे हमें पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी। सरकार को कहूंगा, मैं तो पैरामीटर अमेरिका को मानता हूँ जहाँ 2 करोड़ टेस्ट हो गए हैं। जी बोले डॉक्टर यादव जी। लेकिन सरकार ने काफी की है, जहाँ कुछ नहीं था काफी आगे हुआ है। सरकार की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, टेस्टिंग बढ़ाई गई है, हर तरीके से प्रयास। टेस्टिंग और बढ़ाई जानी चाहिए डॉक्टर यादव। और मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बेड के लिए जो समस्या लखनऊ के भीतर आ रही है ना, ये बहुत खराब बात है। किसी भी जिलाधिकारी को, किसी भी चीफ मेडिकल ऑफिसर को, आप भी तो रह चुके हो सीएमओ ना, जिम्मेदारी भरी पोस्ट है भाई। जिसको कोरोना हो जाता है उसके घर परिवार और रिश्तेदारों की आप हालत देख लीजिए, आप बेचैन हो जाएंगे। लोग परेशान है, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, उनको बेड नहीं नसीब है, 6-6 घंटे एम्बुलेंस में सड़ रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के मारे जा रहे हैं। अरे ये व्यवस्था है आपकी, किस बात की मीटिंग करते हो भाई? तमाशा बना दिया लखनऊ में। ब्रजेश जी, मैं तो सरकारी सेवा में नहीं है, फिर भी मैं 4-6 लोगों को रोज भर्ती करा रहा हूँ फोन करके। हम टीम 11 नहीं, धोखा 11 है, धोखा 11। ओके, 8 वर्ष में डॉक्टर सैनी, ओके डॉक्टर सैनी, आने वाले दिनों में अगस्त तक अगर हम मान लें, अगले 50 दिन भारत के लिए कितने अहम होने जा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी? जी, भारत के लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि हमारे पास केसेस बढ़ेंगे। ये तो WHO ने कहा कि पूरी दुनिया भर में बढ़ेंगे और हमारे कंट्री में भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी हम पीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में अभी तक 1.24 करोड़ यानी कि 124 लाख के आसपास कोरोना के टेस्ट हुए हैं। उस पे यूपी की गणना देखिए सिर्फ 7 लाख और 39,000 लगभग 40,000 मरीज हमारे पास आए। आप सोचिए यदि यही टेस्ट ज्यादा होते तो ज्यादा टेस्ट आते। और सबसे बड़ी बात जो आपसे ब्रजेश जी मुझे पता लगी कि सिर्फ 40,000 मरीज होने पर भी आपके पास बेड नहीं है। इनको सीखना पड़ेगा दिल्ली से, महाराष्ट्र से। दिल्ली में आज की तारीख में 1.5 लाख से ऊपर मरीज हैं, और इस 40,000 में 25,000 ठीक होकर पड़े हुए हैं, अपने घरों में जा चुके हैं। हमें सबको करना पड़ेगा। कैपेसिटी सिर्फ एक्टिव मरीजों की तकरीबन 15 से 20,000 के आसपास की। जी सर, अब आपकी यह हालत हो गई है। तो सर हमें एक ध्यान
तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि जो हमारे पास बेड को, जो हम सब कह रहे हैं कि होम क्वारंटीन को बढ़ा देना चाहिए, दिल्ली ने एक सीखना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर सबको घरों में, जो भी होम क्वारंटीन हो रहा है उसको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है कि वो देखें, क्योंकि बहुत सरल है। आप पल्स ऑक्सीमीटर से देखें कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, सीधा हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एक तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है और दूसरा कुछ वेंटिलेटर्स करने हैं। देखिए, यदि हम ध्यानपूर्वक काम करें, यही ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस लोग मिलकर इसको कायदे से सोचने की कोशिश करें और डॉक्टरों को साथ मिलाकर काम करने पड़े, तो हम इस बीमारी को डॉक्टरों को कौन पूछता है साहब, कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो डिबेट में हम जैसे पत्रकार लोग हैं जो डॉक्टरों से ज्यादा बात करते हैं। अच्छे तरीके से किया, सरकार को काम फुर्सत पड़ी कि डॉक्टरों से बात करे। डॉक्टर वेद प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हालात खराब होंगे, नो डाउट अबाउट इट। यही सर दुख की नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, आप कैपेसिटी अपनी इंक्रीज क्यों नहीं करते हैं? राजधानी लखनऊ में इस तरह के हालात जो वीरेंद्र जी ने बताए हैं ना, ये वीरेंद्र जी अपने अनुभव से बता रहे हैं, कोई हवा में नहीं बता रहे हैं, ये तथ्य हैं। वो भी तब जब आप लोगों ने बेस्ट अरेंजमेंट कर रखे हैं अपने। अभी जब आपके पास 2000 मरीज हैं लखनऊ में, तब आपकी ये हालत है सर। ईश्वर न करे ऐसा हो कि 20,000 मरीज हो तो क्या होगा क्या यहाँ पे? खौफनाक बात है ये। बिल्कुल ठीक कहा ब्रजेश जी। मैं अभी सुन रहा था, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के जो प्रयास हो रहे हैं उनमें आगे और प्रयास होंगे, और मुझे लग रहा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनको पूरी तरह भी कन्वर्ट किया जा सकता है कोविड हॉस्पिटल्स में, इसकी भी आगे बात हो रही है। मुझे लगता है कि कैपेसिटी तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ ही साथ टेस्टिंग भी बढ़ाना है। लेकिन जो अभी दोनों एक्सपर्ट की बातें मैं सुन रहा था, हमारे SNS यादव साहब और हमारे सैनी साहब, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने एक होम क्वारंटाइन की बात की है। ब्रजेश जी, जो होम क्वारंटाइन की जो बात हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय होम क्वारंटाइन जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको कर देना चाहिए, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो इसके लिए बहुत आसान चीज़ें हैं, जैसे थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, आप कैसे सलाह दे सकते हैं कि होम क्वारंटाइन किया जाए? यू आर नॉट एन IAS ऑफिसर, आप टीम 11 में भी नहीं हो। आप कैसे, आप एक डॉक्टर हो, आप ये डॉक्टरी सलाह कैसे दे सकते हो? ये काम तो एक IAS अफसर का है, एक पॉलिटिशियन का है, वो डॉक्टरी बताएगा ना आपको। आप कैसे सलाह दे सकते हो? देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह के हालात हैं, मैं कहूँगा कि जहाँ सघन है, जिनमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं एक एक घर में, वहाँ पे तो ये हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे दिक्कतें होंगी। लेकिन यदि हमारे पास 2 या 3 बाथरूम हैं अलग से सेपरेट, तो हम लोगों को होम क्वारंटाइन की तरफ जाना चाहिए। और होम क्वारंटाइन इसका आंसर है कि अभी जिस तरह से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप IAS अधिकारी नहीं है मरीजों का। यू आर नॉट एन IAS ऑफिसर, यू आर नॉट एन IAS ऑफिसर, हम आपकी बात कैसे माने? ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नहीं बिल्कुल, आप हाँ नहीं बोले, आप कंप्लीट कर लें। बहुत बहुत यू आर नॉट एन IAS ऑफिसर, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और आप टीम 11 में भी नहीं हो, आपको क्या पता कोरोना क्या होता है? डॉक्टर वेद प्रकाश, आपको क्या पता कोरोना क्या होता है? ये बात एक IAS अधिकारी बेहतर बता सकता है। देखिए ब्रजेश जी, डॉक्टर सैनी, मैंने गलत कहा क्या? बहुत बेहतर तरीके से रखा डॉक्टर सैनी, मैंने गलत बात बोली क्या? सुन रहा हूं। एक मैं सैनी साहब के लिए सिर्फ कहूंगा, जो ऑब्जर्वेशन है, एक आम जनता के लिए सिर्फ कहूंगा, यू आर आल्सो नॉट एन IAS ऑफिसर सर, आप कैसे सलाह दे सकते? हमने देखा है कि लोग मास्क देखिए सलाह दे रहे हैं, लेकिन भाई कमाल है। नहीं चाहिए भाई, आप टीम 11 में नहीं हो, मैं तो सर आम जनता को सलाह देना चाहता हूं कि जब, और साथ ही साथ नहीं, डॉक्टर सैनी 10 सेकंड सर, मैं वेद प्रकाश जी प्लीज, थोड़ा सा वेद प्रकाश जी प्लीज, डॉक्टर सैनी 10 सेकंड। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के जरिए मैं जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप मास्क पहनिए, मास्क पहनने से ही हम इसको रोक सकते हैं। और जब मास्क पहने तो प्लीज मुंह और नाक को दोनों को ढक के रखिए, घरों में उसको सिर्फ लटकाइए मत, क्योंकि इससे नुकसान होता है। आप नाक बहुत बहुत धन्यवाद ढक के रखें। और ये तीनों लोग IAS नहीं है, डॉक्टर यादव, डॉक्टर सैनी और डॉक्टर वेद प्रकाश, ये तीनों IAS नहीं है और डॉक्टरी की सलाह दे रहे हैं। अरे भाई आप नहीं हो टीम 11 में ना, यू आर नॉट एन IAS ऑफिसर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, भाइयों बहनों, इसको मजाक का विषय मत बनाइए, कृपया मास्क पहनिए,
सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ लगातार धुलते रहिए, वो भी साबुन से। अगर साबुन नहीं है तभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। ज़रूरी ना हो तो घर पे ही रहो भाई, क्या ज़रूरत है बाहर निकलने, बच जाओगे। धन्यवाद, शुक्रिया।